Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, dear students and dear friends, welcome to my channel and my video lectures of physics. My name is Wahab Khan. मैं आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू फिज़िक्स के लेक्चर्स दूंगा और इन लेक्चर्स में वो स्टूडेंट्स स्पेशली इनसे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं जो एमडीकेट और रिकेट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को फिज़िक्स का सही इमेज दिखा सकूँ। तो मेरे साथ रहिएगा लेक्चर में, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी फार्मूले फिज़िक्स में आते हैं आपको वो तमाम फार्मूले प्रूफ करवा दिए जाएं और आपको समझा दिए जाएं। इनमें से कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं आएगा जिसके ऊपर इंशाल्लाह आप रटा लगाओगे या रटा लगा करके उसको याद करोगे। अक्सर स्टूडेंट्स की यही शिकायत रहती है कि सर हम लोगों को फार्मूले समझ में नहीं आते कि वो कहाँ से आते हैं, बस उनको याद करते हैं, उनको के ऊपर रटा लगाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर फिज़िक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। ये हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं आप मेरे साथ रहिएगा और लेक्चर को पूरा देखिएगा। हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या दूसरे अल्फाज में हम लोग इसको बोलते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो वर्ड इलेक्ट्रो है, ये इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये वर्ड चार्ज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो वर्ड डायनामिक है, ये जो डायनामिक का वर्ड है ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, मोशन के लिए। इससे जो पिछला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहाँ पर हम लोग जो है चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं लेकिन जो रेस्ट में होते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यहाँ पर जो हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे वो डायनामिक यानी मोशन के हालत में होंगे वो चार्जेस। ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ने को या इसकी स्टडी को हम लोग असल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम लोग कहते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस एट मोशन या चार्जेस इन मोशन। आप लिखो चार्जेस इन मोशन। अच्छा, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्जेस को मोशन की हालत में पढ़ते हैं, ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर से जो वर्ड इलेक्ट्रिक है, फिर से वर्ड इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड करंट है, ये जो करंट है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है बेसिकली फ्लो। हम लोग कहते हैं ये करंट वर्ड सिर्फ जो है चार्जेस के लिए यूज़ नहीं होता, ये वाटर के लिए भी यूज़ होता है, हवा के लिए भी यूज़ होता है। आगे कुछ कंसेप्ट्स आते हैं उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि यार एयर करंट या वाटर करंट, इसका क्या मतलब है कि हवा फ्लो कर रहा है या लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। सही है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज, सही है, करंट का मतलब है फ्लो। तो इस पूरे वर्ड का मतलब है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, या हम लोग सिंपल कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट of flow of charges is called electric current। चार्जेस के फ्लो को, या चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ चार्ज की फ्लो मैटर नहीं करती, यहाँ पर ये भी मैटर कर रहा है कि चार्ज कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है। जितनी तेज़ी से चार्जेस फ्लो करेंगे उतना करंट जो है बढ़ेगा, और जितने स्लो चार्जेस होंगे करंट उतना कम होगा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है, एक
बात आपने जहन में रखनी है। जैसे वर्ड रेट मैंने यूज़ किया है, जब भी रेट आ जाए इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो हम लोग जब भी जहाँ पर भी वर्ड रेट आ जाए इसका मतलब है हाउ फास्ट, या हम लोग कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज़ कितनी चेंज हो रही है, कोई चीज़ जो है, जैसे अगर मैं कहता हूँ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, हम कहते हैं यार चार्जेस टाइम के लिहाज से किस तरह फ्लो कर रहे हैं, या चार्जेस कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, पहले इसके फार्मूले को समझते हैं, फार्मूले के बाद इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो यूनिट्स वगैरह हैं वो हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमारे बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन पीएमसी के सिलेबस में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के पास फार्मूला है करंट का, वो हमारे पास क्या है, हम लोग कहते हैं करंट का जो फार्मूला है, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, करंट। और आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो हमारे पास क्या है कि चार्जेस हमारे पास, चार्ज का फार्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग कहते हैं कि चार्ज हमारे पास बराबर है कि जिसके एन ए के, एन हमारे पास नंबर है, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है चार्ज मालूम कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आपको मिलेगा। तो हम लोग अगर इस फार्मूले को मजीद एनालाइज करें तो हम लोग लिखेंगे क्यू की जगह पर हम लोग लिखेंगे एन ई डिवाइडेड बाई डेल टी, या सिंपल आप टी लिख दो, सही है। ये भी हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि करंट व्हेन चार्जेस फ्लो इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, उस केस में करंट का फार्मूला क्या होगा, अगर चार्जेस किस पाथ में फ्लो करेंगे, सर्कुलर पाथ में फ्लो करेंगे, उस केस में करंट का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग रटा नहीं लगाएंगे, पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, आप लोगों ने उसको याद रखना है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको जो है प्रैक्टिस करो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कहते हैं थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी हमारे पास क्या है, टाइम है। ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसीज भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसके बराबर है। अच्छा, अगर क्या हो, अगर हमारे पास यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यार एक पार्टिकल ने जो है यहाँ से चलना शुरू कर दिया और पूरे सर्कुलर लूप में जो है उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, सही है, जो यहाँ पर बनने वाला एंगल है वो हमारे पास कितने रेडियन के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अच्छा, इसको एक रिवोल्यूशन, इन चार्जेस को या किसी भी पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड, उसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, और स्मॉल टी की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी पुट करेंगे, जो हमारे पास टाइम पीरियड को शो करता है। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2 पाई को अलग लिखा मल्टीप्लाई बाई 1/t को अलग लिखा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1/t की जगह पर, आप सबको याद है बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1/t की जगह पर मैं लिख सकता हूँ f, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई f। ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड लीनियर फ्रिक्वेंसी, या हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी और लीनियर फ्रिक्वेंसी का या सिंपल फ्रिक्वेंसी का जो रेशो है, वो रेशो किस चीज़ के बराबर है, वो रेशो 2 पाई के बराबर है। ये एक स्टार्टिंग एमसीक्यूज था, सही है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अब हमने पढ़ा कि ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये ओमेगा हमारे पास इक्वल है 2 पाई एफ के। अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद एनालाइज करते हैं, और आप लोगों ने एक और भी रिलेशन पढ़ा था, एक नहीं बल्कि 3 रिलेशंस आप लोगों ने पढ़े थे कि लिनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच में कौन सा रिलेशन है। एक रिलेशन आपने चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दूसरा रिलेशन पढ़ा है s इज इक्वल टू आर थीटा। जो अगला रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब v लिनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, s लिनियर डिस्प्लेसमेंट है,
थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ए लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा और वी के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो ये जो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा बराबर है हमारे पास यानी वी हमारे पास बराबर है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा मालूम करना है, आर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओमेगा बराबर है वी अपॉन आर के, बिल्कुल बराबर है। तो मैं इस ओमेगा के फार्मूले में लिख सकता हूँ वी अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 पाई एफ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने एफ की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वी अपॉन 2 पाई इधर आ जाएगा आर के साथ। तो हम कहते हैं एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वी अपॉन 2 पाई आर। अब इस करंट के फार्मूले में आप देखो, करंट के फार्मूले में एक चीज़ जो आपने समझनी है, एन ई अपॉन टी। इसको अगर एक रेवोल्यूशन चार्ज कंप्लीट करता है तो मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एन ई मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन स्मॉल टी की जगह पर मैं कैपिटल टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम लोग 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर एन ई की जगह पर आप क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि एन ई हमारे पास क्या है, चार्ज को शो करता है। 1 अपॉन टी फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो करंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, क्यू एफ। ये एफ हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट का एक फार्मूला आपको मिलेगा क्यू एफ, यानी अगर चार्ज कॉन्स्टेंट हो तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। दूसरा, अगर हम इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से उठा करके इधर पुट करें तो हमारे पास जो करंट का दूसरा फार्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, क्यू। उसी तरीके से लिखो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है, वी अपॉन 2 पाई आर। इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे, यानी मैं ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू, क्यू की जगह पर क्यू ही लिखा, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, वी अपॉन 2 पाई आर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये करंट का वो फार्मूला है जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास चार्जेस जो है वो किस पाथ में फ्लो करेंगे, सर्कुलर पाथ में। अगर चार्ज सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है तो फिर करंट का फार्मूला हमारे पास ये है, वी ये जो है स्पीड ऑफ चार्ज है इन सर्कुलर पाथ। और आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है, स्पीड सर्कुलर पाथ में हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। तो वी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। 2 पाई हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आर जो है सर्कल का रेडियस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो हम लोग जो है इस हिसाब से या इस फार्मूले से आपको चार्ज की वैल्यू देंगे कि इतना चार्ज सर्कुलर पाथ में फ्लो कर रहा है इतने स्पीड से, और आपको ये वैल्यूज़ देंगे तो आपने यहाँ पर पुट करना है। इससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर ये फार्मूला हमें ड्राइवेशन नहीं आता, ये कहाँ से आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला इस तरीके से आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द बुक गया, लेकिन सिलेबस में ये फार्मूला मौजूद है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ। ये वो फार्मूला है जब करंट यानी चार्जेस सर्कुलर पाथ में फ्लो करेंगे। अब थोड़ा सा अपने फार्मूले को लेकर के आगे चलेंगे। ये जो करंट है हमारे पास, मैं यहां पर लिख रहा हूं करंट इज अ क्वांटिटी। करंट इज अ क्वांटिटी। करंट इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी की बुनियाद पर हम लोग करंट को मतलब दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक डायरेक्शन की बुनियाद पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि करंट हमारे पास क्या है। सबसे पहली बात, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। स्केलर क्यों है, इसमें मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, इसमें डायरेक्शन भी मौजूद है, फिर भी ये स्केलर क्यों है, ये इसलिए स्केलर है। सही, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। करंट इसलिए स्केलर है, सही है। करंट, जब हम करंट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो वेक्टर के रूल्स है, एडिशन के रूल्स, आपको याद है वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल यूज़ करना होगा। उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। तो करंट जो है उन रूल्स को ओबे नहीं करता। करंट की वैल्यूज़ को हम सिंपल तरीके से जमा करते हैं, सिंपल तरीके से माइनस करते हैं, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कहते हैं करंट इसी वजह से स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर quantity because it does not obey vector laws of addition।
अब आप कहोगे कि सर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन हमारे पास क्या है? हम लोग कहते हैं जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है वो हमारे पास हेड टू टेल रूल, दूसरा हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो लॉज है इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो आपने क्या करना है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एडिशन है या किसी भी करंट को अगर आपने ऐड करना है सिंपल तरीके से ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करना है सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इन लॉस को भी नहीं करता, ना हेड टू टेल रूल को भी करता है, ना हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को भी करता है। तो ये हमारे पास इस वजह से करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक और बात जो आप लोगों ने नोट करनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि करंट इज अ बेस क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? बेस क्वांटिटी है। एक तो हम लोगों ने कहा कि एज अ क्वांटिटी जब हम करंट को डिफाइन करते हैं तो एक तो डायरेक्शन की बुनियाद पर या वेक्टर और स्केलर की बुनियाद पर, दूसरा बेस और ड्राइव की बुनियाद पर हम डिफाइन करते हैं। तो करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। वो 7 बेस क्वांटिटीज़ में आती है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहे थे। सही है, तो करंट उन क्वांटिटीज़ में जो है एक क्वांटिटी है। अच्छा, ये तो यहाँ पर करंट की क्वांटिटी की बात हुई। अब हम इसके यूनिट के ऊपर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो करंट का यूनिट है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम लोग कहते हैं SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट का जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है? एम्पेयर है। और आप सबको पता है 1 एम्पेयर जो है, चूंकि करंट के फार्मूले के मुताबिक करंट इज इक्वल टू फ्लो चार्ज इन यूनिट टाइम, हम कहते हैं कि 1 कूलम्ब यानी 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 एम्पेयर जो है वो 1 कूलम्ब पर सेकेंड के बराबर है। पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि 1 एम्पेयर, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है? ये 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर जो है, के चार्ज के बराबर का चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर का चार्ज होता है। तो हम लोग इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम्ब की जगह पर हम लोग लिखें 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी हम कहते हैं द फ्लो ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। यानी हम लोग कहते हैं ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी वायर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो हम कहते हैं करंट हमारे पास कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। इससे रिलेटेड ये तो करंट का कौन सा यूनिट है? ये तो करंट का SI यूनिट है। अब हम लोग निकालेंगे करंट का बेस यूनिट। यहां पर हम कहते हैं द बेस यूनिट ऑफ करंट इज, द बेस यूनिट ऑफ करंट इज। अच्छा, यहां पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। करंट के फार्मूले में एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो हमारे पास क्या है? वो बेस यूनिट ऑफ चार्ज आता है। करंट का ऑलरेडी जो एम्पेयर है वो इसका बेस यूनिट ही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, करंट बेस क्वांटिटी है तो इसके यूनिट को हम लोग बेस यूनिट कहेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमारे पास है, द CGS यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का जो CGS यूनिट है वो हमारे पास क्या है? स्टेट एम्पेयर है। क्या है? स्टेट एम्पेयर। और ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 1 एम्पेयर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 स्टेट एम्पेयर के बराबर है। 1 एम्पेयर जो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 स्टेट एम्पेयर के बराबर है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने यह ध्यान में रखना है कि 1 एम्पेयर कितने स्टेट एम्पेयर के बराबर है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 स्टेट एम्पेयर के बराबर है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का एक और भी CGS यूनिट है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी में उसको पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है बायोट। और एक बायोट जो है वो हमारे पास AB एम्पेयर के बराबर है। किस चीज़ के? AB एम्पेयर के बराबर है। अब बायोट कहाँ से आया?
इसका मैं प्रूफ आप लोगों को इस वजह से भी नहीं दे सकता, इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स पढ़ना होगा जो हमारे कोर्स का या सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसमें बायोट सेवरेट लॉ है, उसको पढ़ने के बाद आप इस यूनिट को समझोगे। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है बायोट भी CGS यूनिट है किस चीज़ का, करंट का, और ये AB एम्पेयर के बराबर है। अब AB किस चीज़ के बराबर है, हम लोग कहते हैं कि एक बायोट जो है, एक बायोट 10, AB की जब हम लोग 10 लिखते हैं 10 एम्पेयर के बराबर है। 1 बायोट जो है वो 10 एम्पेयर के बराबर है। या अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पेयर कितने बायोट के बराबर है, 10 पावर इधर +1 है, इस साइड अगर क्या हो जाएगा 10 पावर -1 बायोट के बराबर है 1 एम्पेयर। तो बायोट भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास यूनिट है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट का। ये अपने जहन में रखना है, ये भी CGS यूनिट है और वो भी CGS यूनिट है। लेकिन ये जो CGS यूनिट है ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी में पढ़ते हैं कि करंट अपने अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस हिसाब से जो है इस करंट का यूनिट जो है वो बायोट रखा गया। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है और इसको जहन नशीं करना है। अच्छा, ये हमारे पास हुआ क्या, यूनिट्स ऑफ करंट। एक तो करंट को एज अ क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया, एक करंट को हम लोगों ने एज अ यूनिट, यानी इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, कौन कौन से यूनिट्स इसके होते हैं। और इससे रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड एक और बात जो सिंपल है वो हमारे पास क्या है, द डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन ऑफ करंट, करंट का जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, करंट के डायमेंशन को इसके यूनिट से जो है वो लिखा जाता है। डायमेंशन आप सब जानते हो, जैसे मास लेंथ टाइम का डायमेंशन हम लोग लेते थे, तो करंट का जो डायमेंशन है वो एम्पेयर है, कैपिटल A और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो, ये इसका क्या है, डायमेंशन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो करंट है ये किन किन मटेरियल्स में करंट किस वजह से होता है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है, और करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर लास्ट में आपकी किताब के 1-2 न्यूमेरिकल्स और एक एग्जांपल और एक MCQs करेंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, आपने इसको नोट करना है, मैं डिटेल से इस वजह से लिखवा रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स बनाओ और इसको साथ साथ में लिखते जाओ और बुक रीड करते जाओ। स्पेशली मैं फेवर में हूँ KPK बुक रीड करो, बलूचिस्तान बोर्ड बुक रीड करो, तमाम बुक्स का कम्बिनेशन रीड करो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो अगला वो हमारे पास है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ मटेरियल्स हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है कंडक्टर्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेमी कंडक्टर्स, तीसरे नंबर पर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। इन इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिंग लिक्विड्स भी कहा जाता है, कंडक्टिंग लिक्विड्स। चौथे नंबर पर हमारे पास है आयोनाइज्ड गैसेस, आयोनाइज्ड गैस, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इनमें करंट कैसे होता है, इससे रिलेटेड MCQs बनते हैं। लेकिन इनमें करंट को समझने के लिए आपको 2 करंट समझने होंगे। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो आपने सिंपल बताना है द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपल हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्जेस। क्या, नेगेटिव चार्जेस। वो करंट जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट कौन सा करंट है, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और ये हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। इससे रिलेटेड एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, ये हमारे पास क्या है, ये जो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये लो पोटेंशियल से फ्लो करता है किस तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। और ये जो करंट है ये हमारे पास क्या है, ये हाई पोटेंशियल से फ्लो करता है किस तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ, यानी इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इससे रिलेटेड एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, ये इसके ऊपर बाकायदा MCQs बनते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर इधर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं और एक इलेक्ट्रॉन रख दूं या नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। और जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव उसको रिपल करेगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इट्स डायरेक्शन इज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट है। इट्स डायरेक्शन इज, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पास किस चीज़ के डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। यानी पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब हम आते हैं कंडक्टर्स की तरफ। कंडक्टर्स में पहले ज़माने में ये कंसेप्ट था कि कंडक्टर्स में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट है। पर लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने ये बात साबित कर दी कि भाई नहीं, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट नहीं होता, बल्कि उनमें जो करंट होता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स में हमारे पास द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो हमारे पास कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनसे रिलेटेड द करंट इज इलेक्ट्रॉनिक। द करंट इज इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपसे कहा जाए कि कंडक्टर्स में कौन सा करंट होता है तो हमें बताना है इसमें जो करंट है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सही है। इसी हिसाब से सेमीकंडक्टर में हमारे पास द चार्ज कैरियर्स आर free electrons and holes। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो होल्स वहां पर बनते हैं, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, हम कहते हैं ये होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नो, इट इज़ रॉन्ग। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ये असल में नेगेटिव चार्ज की डिफिशिएंसी को शो करता है। सही है। हम कहते हैं होल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, कन्वेंशनल नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये होल्स हमारे पास, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअली। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है वो कौन सा करंट है, इसमें जो करंट है वो हमारे पास कौन सा करंट है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अच्छा, फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग लिक्विड्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर जो इसमें है वो हमारे पास क्या है? चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इसमें जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होता है कौन सा करंट होता है, तो आपने बताना है कन्वेंशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर दोनों करंट हमारे पास होते हैं। अच्छा, आयोनाइज्ड गैसेस में हमारे पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। सही है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयन्स भी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें जो करंट है वो कौन सा करंट है, तो हम बताना है इसमें कन्वेंशनल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसमें ये दोनों करंट मौजूद हैं। तो हम लोग कहते हैं अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट भी कहीं पर फ्लो कर रहा हो और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी फ्लो कर रहा हो, तो हम कहते हैं करंट का जो नेट करंट आपके पास होगा वो क्या होगा? करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस प्लस करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। सही है। इन टोटल करंट को जमा करो, आपके पास क्या बनेगा? नेट करंट बनेगा। ये हमारे पास उस वक्त बनता है जब हमारे पास कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट दोनों मौजूद हो। तो आपसे पूछा जाता है कि यार सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉनिक है या कन्वेंशनल, तो आप बताना ये हमारे पास क्या है। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा करंट के डायरेक्शन के ऊपर आते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, डायरेक्शन ऑफ करंट
in metallic conductors. मैंने अभी आप लोगों से कहा कि करंट का जो डायरेक्शन कंडक्टर्स के लिए दिया था, बहुत पुराने ज़माने में साइंसदानों ने कहा कि यार करंट ड्यू टू फ्लो पॉजिटिव चार्जेस है इन कंडक्टर्स, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स भी दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो बाद में ये कंसेप्ट बना कि नहीं, रिसर्च हुई, इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त हुए, बाद में कंसेप्ट बना कि नहीं, कंडक्टर्स में जो हमारे पास करंट है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस नहीं बल्कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, उसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस है। अभी हमारे शॉर्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एमडीकेट के लिए मैं लेक्चर चला रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ज़्यादा डेटा कम वक्त में देना पड़ता है। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो करंट हम लोग ले रहे हैं, ये कौन सा करंट ले रहे हैं? ये कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज opposite to the flow of electrons, to the flow of electrons। जो करंट का डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इससे रिलेटेड आपकी किताब के करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप मेरे साथ रहो। सही है, बहुत सिंपल है, इसके फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। जो आपके बलूचिस्तान बोर्ड बुक का पहला न्यूमेरिकल है वो हमारे पास क्या है? वो न्यूमेरिकल में कहते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ लाइट बल्ब ईच सेकेंड इफ़ द करंट थ्रू द बल्ब इज़ 0.8 एम्पेयर। सही है, ये हमारे पास है डेटा नंबर 1। ये करंट के डेफिनेशन से रिलेटेड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज, सही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम लोगों ने क्या करना है? मालूम करना है। थ्रू अ लाइट बल्ब ईच सेकेंड, टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। इफ़ द करंट थ्रू द बल्ब इज, जो करंट दिया है वो 0.8 एम्पेयर दिया है। सही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है। करंट का तो वैसे फार्मूला Q अपॉन T है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं है, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, Q की जगह पर लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाई T। T डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। E मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाए, तो N को हमने अकेला छोड़ना है, T को इधर लेकर आओ, I मल्टीप्लाई बाई T, E इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू N, या N इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई E। करंट कितना दिया है? करंट दिया है 0.8 एम्पेयर, 0.8, और टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। अब एक स्टूडेंट कहेगा कि सर ये तो कैलकुलेटर से होता है। नो, आपने कैलकुलेटर कभी भी यूज़ नहीं करना है, ये विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकते हैं। बस सिर्फ ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, जब भी दो वैल्यूज़ में जो डिवीजन में हो, उनके जो डेसिमल पॉइंट होता है वो सेम प्लेसेस पर आता है, वो डेसिमल पॉइंट एक दूसरे को क्या करता है? कैंसिल करता है। ये 0.8 है, या सिंपल जब हम डेसिमल ख़त्म करेंगे ये 8 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? 16। सही है, नीचे पावर क्या है? 10⁻⁻19। अच्छा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आपके लिए मजीद आसान हुआ, 1/2 10⁻⁻18 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 19। अच्छा, 1 को 2 पे डिवाइड करो। अब 1 को डिवाइड करो 2 के ऊपर, इधर कुछ नहीं है, इसके साथ 1 छोटा है 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, 2 5 ज़ा क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 को 2 पे डिवाइड करने से 0.5 बना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। अगर इस पॉइंट को मैंने इस साइड शिफ्ट करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करने पर यहाँ पर पावर में से हम 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। ये आपके बुक का पहला न्यूमेरिकल है जो करंट के डेफिनेशन से होता है। इन्होंने करंट दिया है, टाइम दिया है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करो। इसको प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। सही है, ये बगैर कैलकुलेटर के होता है, हर जगह पर कैलकुलेटर यूज़ मत करो। जो अगला है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? जो दूसरा न्यूमेरिकल इन्होंने दिया है वो हमें दिया है कि अ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 150 कूलम थ्रू अ वायर इन 2 हॉर्स। सही है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर? वायर में जो है करंट की अमाउंट कितनी होगी? डेटा नंबर 2। ये हमारे पास क्या दिया है? द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज कितना दिया है? 150 कूलम दिया है। सही है, थ्रू अ वायर इन 2 हॉर्स, टाइम कितना दिया है? 2 हॉर्स दिए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई, 1 हावर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सही है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम हमारे पास 7200 सेकेंड बनेगा।
अच्छा, टाइम हमारे पास मौजूद है और हमारे पास मौजूद है चार्ज मौजूद है। कह रहे हैं कि यार क्या मालूम करो, करंट मालूम करो। तो करंट को मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, चार्ज को डिवाइड करो किस चीज़ के ऊपर, टाइम के ऊपर। अच्छा, चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 150 कूलम, सही है। और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7200, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 21 मिली एम्पेयर, या अगर इसको इस पे डिवाइड करो ये हमारे पास क्या बनेगा 15/720। तो ये हमारे पास बनता है क्या, ये हमारे पास बनता है 0.021। जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.021 बनता है। अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ यानी एम्पेयर, अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ लेकर जाता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स हम लोगों ने स्किप किया तो 10 पावर क्या बनेगा -3 एम्पेयर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 मिली एम्पेयर। अच्छा, ये तो हमारे पास हुआ क्या, ये हमारे पास हुआ डेटा नंबर 2। इससे रिलेटेड एक MCQs है आपके बुक में, वो हमारे पास क्या है, MCQs नंबर 1 है। ये आपकी किताब का बलूचिस्तान बोर्ड बुक का स्पेशली, तो आप किसी भी बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। अ फ्लो ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड थ्रू अ वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए है 10⁻⁷ और टाइम कितना दिया है, MCQs नंबर 1 है आपकी किताब का। टाइम कितना दिया है, टाइम हम लोगों को दिया है पर सेकेंड, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट हम लोगों ने मालूम करना है। तो आप सबको पता है करंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, Ne/T, सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें मालूम है, टाइम गिवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻⁷। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 1 दिया है। तो आप क्या करो, I = 1.6 को उसी तरीके से लिखो, 10⁻⁷ -19 है, -19 + 7। जब प्लस और माइनस में दो वैल्यूज आती हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे और साइन बड़े नंबर का लिखेंगे। 19 के साथ जो है माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, और 19 में से 7 आप माइनस करो, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 12। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। तो ये आपके पास जो है इतने एम्पेयर का करंट आएगा। एक आपकी किताब में एग्जाम्पल है करंट के डेफिनेशन से रिलेटेड, उस एग्जाम्पल को करते हैं, फिर इंशाल्लाह लेक्चर को एंड अप करते हैं। 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिली सेकेंड। चलो मैं समझाता हूँ। क्या है हमारे पास, जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल मैं इधर मेंशन करता हूँ 12.1 है, आप घर में प्रैक्टिस करो इसको। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिली सेकेंड, और टाइम कितना दिया है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ सेकेंड। अच्छा, इसी हिसाब से कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट इन एम्पेयर्स, करंट एम्पेयर में मालूम करो थ्रू द कंडक्टर। तो करंट का फार्मूला आप सबको पता है, Ne/T है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻13 है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम हमें कितना दिया है 10⁻⁻3। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेटर से नहीं, ये सिंपल तरीके से होते हैं। 1.6 आप उसी तरीके से लिखो मल्टीप्लाई बाई 19 और 13 का जो डिफरेंस है ये 10⁻⁻7 नहीं बल्कि -6 बनेगा, डिवाइडेड बाई क्या है नीचे 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 इसको ऊपर लेकर जाएंगे, सही है। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+3 बनेगा। 3 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6+3, ये बनेगा हमारे पास करंट = 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 एम्पेयर। इतना जो है एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। मुझे उम्मीद है मैंने अपने तरीके से कोशिश की कि आपको करंट से रिलेटेड सारी बातें बता दूं। आप लोग अपने बुक को रीड करो, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी पॉइंट हो आप कमेंट के थ्रू जो है हमसे पूछ सकते हैं। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, थैंक यू।